दिस इज़ कोमल यादव। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेल के शेप के बारे में और आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियस और क्रोमोसोम और सेल के अंदर जितने भी और क्रोमोसोम वगैरह होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म ये वगैरह, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उस सब के बारे में जानेंगे। बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सेल शेप की। तो यहाँ पे सेल के शेप के बात करें तो सेल जो होता है एक मैच्योरिटी, एक सर्टेन टाइम के बाद जब वो मैच्योरिटी को अटेंड कर लेता है तब उसका जो शेप होता है, सेल का जो शेप होता है वो स्पेसिफिक हो जाता है, मतलब विशिष्ट हो जाता है। उसके बाद उसका सेल का जो शेप होता है वो बदलता नहीं है। व्हेन मैच्योरिटी इज अटेंड, जब सेल मैच्योरिटी मतलब वयस्क अवस्था, एक मैच्योर एज जब अटेंड कर लेता है तब उसके पास एक स्पेसिफिक शेप आ जाता है एंड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, और उनका जो स्ट्रक्चर है वो उनके फंक्शन पे डिपेंड करता है। जिस हिसाब से जिस भी सेल का जो काम रहता है उस हिसाब से उसके पास स्ट्रक्चर आ जाती है। दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इस बात को हम इस एग्जाम्पल के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। द ह्यूमन रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ह्यूमन के जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं उसका जो शेप होता है वो होता है कॉनकेव शेप। कॉनकेव शेप के कारण उसमें जो होते हैं दोनों साइड्स जो होते हैं उसके, उसमें जो सरफेस एरिया होता है वो कॉनकेव शेप के कारण ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिसके कारण इसमें जो गैसियस एक्सचेंज होता है सेल का, ये रेड ब्लड सेल के थ्रू जो ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है और CO2 गैस बाहर निकलती है, उसका प्रोसेस, उसका जो सरफेस होता है वो बड़ा होने के कारण आसानी से गैस का एक्सचेंज हो पाता है। और यहाँ पे एक मैच्योर RBC जो होती है, एक मैच्योर रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, लैक ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे बताया गया है कि इसमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। फिर हम अगर बात करें कि द नर्व सेल पोजेस एन इलोंगेटेड एंड एक्सटेंडेड शेप, यहाँ पे जो नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स जैसे कि हमारे नर्वस सिस्टम में नर्व सेल प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे जो नर्व सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं और उसका भी उसका शेप लंबा होता है। इट ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स, ये जो है ये नर्व इम्पल्स मतलब ये जो नर्व के थ्रू, मतलब नर्व को हिंदी में बोला जाता है तंत्रिका, तंत्रिका के थ्रू कोई भी संवेदना, जैसे कि हमें कोई चींटी काट लेता है तो हमें कैसे महसूस होता है कि हमको जैसे चींटी काट लिया, तो ये सब संवेदना कौन भेजता है दिमाग को, तो नर्व इम्पल्स के थ्रू जाता है। इम्पल्स वही है इम्पल्स, संवेदना फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी टू ब्रेन, और ब्रेन बॉडी के डिस्टेंस बहुत दूर दूर तक जो बॉडी का पार्ट होता है उससे ब्रेन के पार्ट तक जाता है। तो ये जो नर्व इम्पल्स होते हैं उसी के थ्रू हमारे बॉडी से ब्रेन तक कोई भी इंफॉर्मेशन जाता है। अगर हम बात करें आगे वाइट ब्लड कॉर्पसल्स या वाइट ब्लड सेल्स के, सेल जो हम पढ़ते हैं, ब्लड जो पढ़ते हैं, तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं, तो उसमें जो पार्ट्स होते हैं एक होता है RBC, एक होता है WBC और एक होता है प्लेटलेट्स, और एक उसके दो पार्ट जिसमें मतलब इसमें कॉर्पसल्स वगैरह, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और फिर प्लेटलेट्स, और दूसरे में आता है प्लाज्मा। तो यहाँ पे इसके 3 कॉर्पस, रेड ब्लड सेल्स, जैसे कि हम अगर बात करें सेल्स की, तो रेड ब्लड सेल का जो शेप होता है वो कॉनकेव शेप होता है, जिसके कारण वहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा बड़ा होता है, और सरफेस एरिया ज़्यादा बड़ा होगा तो गैसियस एक्सचेंज भी ज़्यादा मात्रा में होगा। O2 जो है वो हमारे सेल के अंदर ज़्यादा जाएगा, जिससे कि हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा और मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, तो सब कुछ ऑक्सीजन पे ही डिपेंड होता है।
अब हम अगर बात करें वाइट ब्लड सेल्स की, डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक शेप। इसके पास ना कोई स्पेसिफिक मतलब खुद का कोई विशेष संरचना नहीं होता कि हाँ ये एक स्पेसिफिक शेप है जो वाइट ब्लड सेल का है, ऐसा नहीं होता है वाइट ब्लड सेल्स में। ये अमीबा के तरह होता है, अमीबा का नहीं, जैसे जिधर फूड मिला उधर शेप बना लिए, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी होता है। These are amoeba-like structure, the body fluid at the site of infection to kill the invading pathogen। यहाँ पे ये बॉडी में आते हैं और कम टू द, यहाँ पे हम कम टू द बॉडी लिखना हम भूल गए, यहाँ पे लिख देते come to the body fluid at the site of infection to kill the पैथोजन। जैसे कि हमारे शरीर में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया, फंजाई, अदर हार्मफुल पैथोजन जो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो उसको मारने का काम कौन करता है? WBC करता है। अगर हम बात करें आगे प्लांट सेल की, तो प्लांट्स गार्ड सेल्स टेक स्पेसिफिक बीन शेप स्ट्रक्चर। वहाँ पे जो प्लांट में अगर हम बात करें कौन से सेल का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, तो गार्ड सेल टेक स्पेसिफिक बीन शेप फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। प्लांट के अंदर जो गार्ड सेल होते हैं उसके पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है बीन शेप का, मतलब सेम के आकार का, जो एक विशिष्ट कार्य को करता है, जैसे कि स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग। और स्टोमेटा ओपन होगा, क्लोज होगा, तभी तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस वगैरह होगी, डिफ्यूज़न की प्रोसेस वगैरह होगी प्लांट्स के अंदर। अब हम अगर बात करें and elongated xylem and phloem cell help in conduction of water and minerals in plants। अगर elongate सेल मतलब जो लंबा होता है, जाइलम एंड फ्लोएम का सेल, वो हेल्प करता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स के अंदर वाटर, पानी और जो खनिज पदार्थ होते हैं उसका ट्रांसफ़र करता है। किसके थ्रू होता है? जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू। और इसका शेप जो है वो इलोंगेटेड होता है। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे ये हट जाओ भाई। नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे हम सेल का पता करेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म वो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है या यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सेल 1 हो, एक सेल, अगर किसी भी प्लांट्स या एनिमल या कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी एक सेल से मिलकर बना होता है उसको बोला जाता है यूनिसेलर। और जिस ऑर्गेनिज्म का बॉडी बहुत सारे कितने बिलियन सेल से मिलकर बना होता है उसको बोला जाता है मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म का हम एग्जाम्पल देखें तो यह है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, यूनिसेलर फंजाई लाइक ईस्ट, यूनिसेलर फंजाई में ईस्ट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं। तो हम अगर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो होते हैं मशरूम, फ्लावरिंग प्लांट्स, हाइड्रा और मंकी, ह्यूमन, etc। अब हम दूसरे स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ पे बात करें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो सेल्स होते हैं उसके अंदर उसकी संरचना कैसी होती है, उसमें कौन कौन से पदार्थ हैं जो वो पाए जाते हैं, कौन कौन से मटेरियल्स पाए जाते हैं, किन किन चीज़ों से मिलके सेल बना होता है, उसी को बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। द कंपोनेंट ऑफ ए सेल कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। ये जो सेल्स के कंपोनेंट है वो 3 है। ये 3
जैसे आउटर कवरिंग, प्रोटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स। अगर हम आउटर कवरिंग की बात करें तो ये जो सेल होते हैं, यहाँ पे ये मिट गया है, दोबारा से ले लेते हैं कलर। यहाँ पे अगर हम बात करें आउटर कवरिंग की, तो ये जो सेल वॉल एंड से उसमें होता है सेल वॉल एंड सबसे बाहर होगा सेल वॉल, उसके बाद होगा सेल मेम्ब्रेन। और फिर हम अगर सेल के अंदर जाएंगे तो हमको मिलेगा प्रोटोप्लाज्म, द फ्लूइड कंटेनेंट ऑफ सेल। सेल के अंदर जो भी फ्लूइड कंटेनेंट होता है जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और हम तीसरी बात करें सेल ऑर्गेनेल्स की, तो सेल ऑर्गेनेल्स जो है स्ट्रक्चर दैट फ्लोट्स विद इन द प्रोटोप्लाज्म लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम। सेल ऑर्गेनेल्स, एक सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो होते हैं प्रोटोप्लाज्म में जो तैरते रहते हैं, वो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम। अगर हम आगे बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की, तो हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की। यहाँ पे देखिए जो आपको स्लाइड पे दिख रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। दिस इज द outermost कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स। जो सेल होते हैं उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल का सबसे बाहरी कवरिंग होता है, जो इसको उसके अंदर के जितने भी सब्सटेंस होते हैं उसको एनवायरनमेंट से अलग करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। प्लाज्मा, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स और प्रोटीन से मिलके बना होता है। द प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एज फॉस्फोलिपिड्स। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स और प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे फॉस्फोलिपिड्स। प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। ये जो है फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन, इधर से उधर हो सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो वो प्रोवाइड करता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, और इस प्रोसेस को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। एमीबा एक्वायर्स फूड थ्रू दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। अमीबा जो होता है, अमीबा एक्वायर्स फूड थ्रू दिस प्रोसेस। इस एंडोसाइटोसिस के थ्रू जो एमीबा होता है वो अपना भोजन, वो जो अपना खाना होता है वो प्राप्त करता है विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसके एमीबा को, उसको कहा जाता है स्यूडोपोडिया। यहाँ पे हम एमीबा का कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो जिधर अपना जैसे यहाँ पे उसका खाना, यहाँ पे हम डायग्राम ये सब हटा के हम उसके बाद एमीबा का डायग्राम बना के आपको हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे कोई दिया हुआ है फूड, ये है अमीबा। अगर अमीबा को यहाँ पे फूड दिखा तो ये इसको अपने अंदर कैसे लेगा, क्योंकि इसके पास तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ये यूनियन सेलर है। आप हम लोगों के पास हाथ पैर है तो उससे ले लेते हैं कोई भी सामान, लेकिन उसके पास तो सिर्फ एक सेल है, तो वो अपना फूड जिधर देखता है अपना स्ट्रक्चर वैसे ही बना लेता है, फिर इसको अपने अंदर ले लिया। उस अमीबा के पास जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसी को क्या बोला जाता है, स्यूडोपोडिया। ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर स्किन पे, वो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो लिपिड का लेयर और प्रोटीन का लेयर जो आपको दिख रहा है, बाइलिपिड लेयर एंड प्रोटीन्स लेयर जो आपको स्किन पे दिख रहा है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोटीन है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन, लिपिड्स एंड
इसका जो हेड टेल वाला रीजन है, तो यहाँ पे लिपिड्स होते हैं और यहाँ पे प्रोटीन्स वगैरह है, चैनल प्रोटीन ये वगैरह होता है। और यहाँ पे जो है साइटोस्केलेटन का फिलामेंट दिख रहा होगा आपको, ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। अब हम आगे की स्लाइड पर जाते हैं और बात करते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। इट इज़ ए पॉपुलरली कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस, व्हाट इज न्यूक्लियस? अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, इट इज़ पॉपुलरली कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ सेल। सबसे ज़्यादा अगर सेल के अंदर किसी चीज़ का वैल्यू है तो वो है न्यूक्लियस का। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ए डबल लेयर कवरिंग